हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो पे जिसका नाम है शो बी हिट। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेंबर हैं। हमारे लिए ही स्पेशल नहीं है, ये बीजेपी पार्टी के लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये यंगेस्ट मेंबर हैं। इनकी सिर्फ 22 साल की उम्र है और ये बीजेपी में मोर्चे निकालती हैं। बहुत बहुत स्वागत पहले तो मैं करना चाहूंगा पूजा तोमर जी का। कैसी हैं आप? नमस्ते सोभित जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। पूजा जी जो है, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी दिल्ली में जनरल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का पद संभाले हुए हैं। हाँ जी। तो पहले तो पूजा जी मैं आप जनता को बताइए ये पद में किस तरह से फंक्शंस करते हैं। देखिए, मैं अभी युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम में मैं एक लौती महिला हूँ। पहले मैं सेक्रेटरी थी, उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बनी, मतलब मैंने मंडल में रह के भी कार्य किए हैं। तो एक अनुभव, और पार्टी ने मेरा काम देखा तो इसीलिए पार्टी ने मुझे मंत्री से महामंत्री बनाया अरे वाह। हमारी टीम में ही। और मतलब महिला को रिपीट नहीं किया, मुझे ही रिपीट किया। अरे मतलब मेरा पद बढ़ाया। और जैसा कि मुझे ऐसा लगता नहीं था, मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं छोटे पद पे रह के भी काम करना जानती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप काम करो, काम से आपकी पहचान है। मुझे आज भी पद का कोई लालच नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से अच्छे छोटे पद पे रह के भी बड़ा काम कर सकती हूँ। वाह, आपको पद का लालच नहीं है, इससे नहीं, मुझे पद का लालच नहीं है, क्योंकि पद आपको सिर्फ लोग पद के नाम पे गलत यूज भी करते हैं। पर मुझे इसका कोई नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, अपने मोदी जी के लिए काम करना है। मैं अपनी मोदी जी से प्यार करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी एक लॉयल्टी वाली बात है कि अगर आप जिस पार्टी में और वहाँ के आप जो प्रमुख हैं उनसे अगर आप प्रेम इतना करती हैं, प्रेम भाव है, तो फिर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करता हूँ बहुत आगे जाएं। थैंक लेकिन यू। पूजा जी एक बड़ा पर्सनल सवाल था कि आप मतलब 22 साल की मात्र उम्र है इस उम्र से 4-5 साल पहले मतलब लड़कियां तो ये सोचती हैं कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगी, मैं एक्टिंग करूंगी, एयर होस्टेस बनूंगी। मतलब बहुत चुनिंदा लड़कियां हैं जो पॉलिटिक्स में उतरती हैं, देश सेवा में उतरती हैं। ये ख्याल कहाँ से आ गया आपको? देखिए, ख्याल तो अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो हाँ, मैं मुझे बचपन से ही राजनीति का मतलब उसमें इंटरेस्ट था। बट मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। सच में दूर दूर तक मेरा कोई मतलब नहीं था। न्यूज़पेपर पढ़ना, राजनेताओं के बारे में जानना, हमेशा जब मैं टीवी स्क्रीन पर देखती थी, छोटी थी, क्योंकि मेरे फादर को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। जी। तो जब मैं उनको देखती थी, मतलब मैं सोचती थी कार्टून होते हैं, कोई नेता नहीं होते हैं। इस टीवी को हम तोड़ेंगे और वो निकल के बाहर आ जाएंगे। हाँ, बट एक चाइल्ड के थ्रू मैं सोचती थी। बट जैसे जैसे लेकिन अगर आप अपोजिशन पार्टी की बात करें तो लोग आज भी उनको यही सोचते हैं, लोग कार्टून ही है। कार्टून ही है, एब्सोल्युटली। बट उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम टू टाइम निकला, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि आपको वही काम करना चाहिए जो आप दिल से करो, बिल्कुल। नेचुरल करो। मुझे लोगों से बहुत प्यार है। जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सत्ता में आने के बाद कार्य नहीं करते हैं। जी। तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि आप लकीली आप सुंदर हो, वो मैटर नहीं करता। आप अच्छे हो, मैटर नहीं करता। आप काम करो, जनता के बीच में रह के काम करो, वो मैटर करता है। और किसी में भेदभाव मत करो कि मेरे पास पैसा है, नहीं। अरे भाई, अगर मैं मंत्री बनती हूँ, कुछ भी बनती हूँ, तो मैं जनता के लिए बनी हूँ। उन्होंने मुझे बनाया, उनका हक मुझ पे पहले है। मुझे 24 घंटे उनके साथ रहना है, वाह। अपने घर में सोना नहीं है। तो मुझे ये करके इन फ्यूचर अगर पार्टी ने कभी मौका दिया जी। तो चुनाव लड़ने का, वाह। मैं आपको बोलती हूँ, अगर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया तो सीरियसली मैं एक बार तो वोट मांगने जाऊंगी। अगली बार मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगी। जो मेरी सैलरी आएगी पार्टी के द्वारा, जी। वो भी मैं अपनी ही जनता के बीच में लगाऊंगी। मैं चाहूंगी कि वो ही मुझे अगली बार लेके आए, मैं उनके साथ वोट मांगने ना जाऊं। इतना आपके साथ कॉन्फिडेंस, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं, जनता खुद आपको लेके आएगी। नहीं, क्या बात है। समर्पण की भावना आपको बहुत आगे लेके जाए, मेरी ईश्वर से ये बिल्कुल प्रार्थना रहेगी। और मतलब अगर आप चुनाव लड़ती हैं, 3-4 वोट तो हमारी तरफ से ही है। जो हमारी टीम हमारी अब इस वक्त जो साथ बैठी है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब आप बीजेपी की हैं हाँ जी। और इस वक्त देश की जो है वो सत्ता की पार्टी है। हम्म। देश के हालात जैसे आपको पता है, कल रात में हम पूरा न्यूज़ पे देख रहे थे। बिल्कुल। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया। तो एज बीजेपी की मेंबर आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, भारत एक सक्षम देश है, ठीक है। पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। वाह। ये हमारे मोदी जी का नारा है, हम्म। ठीक है। एक शांत स्वभाव से कार्य हम करते हैं। और जैसे कि हमें ये सिखाया था कि सबको साथ लेके चलना है। जी। हम लड़ाई में बिलीव नहीं करते, हम सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। अगर हम देखें कि 9 जगह अटैक हुए थे पाकिस्तान में, वो भी सिर्फ 25 मिनट के अंदर। अगर 5 घंटे अटैक करते तो मुझे लगता है पाकिस्तान का नाम ही मिट जाता नक्शे से। जी। तो आप सोचिए, तो पाकिस्तान ने एक तो हमारी बेगुनाह बहनों के मांग के सिंदूर
उजाड़े हैं। देखिए, एक औरत के लिए उसके उसके जीते जी उसके बच्चे की डेथ होना और उसके हस्बैंड की डेथ होना और उसके फादर की डेथ होना, तो ये सबसे बड़ा झटका है। ठीक है, आप उसकी आंखों के सामने उसका सिंदूर मिटा रहे हो, और ये भी पूछ पूछ के कि हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मुझे लगता है इससे बड़ी क्रूरता कुछ हो नहीं सकती है। जी, तो आप चाहती हैं एज कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह अभी भी वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब भी अभी जो जस्ट हमने वहाँ पे हमले हुए 9 जगह, तो कुछ आतंकवादी वहाँ पे मरे, तो वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उनको मतलब श्रद्धांजलि दे रही है, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम तो आतंकवादी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर ये क्या है? आप ना भी करते हो और आप उस उधर मतलब सपोर्ट, आप अपनी देश को चमकाने के लिए, अपनी सत्ता को चमकाने के लिए आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हो। अरे अगर बजट नहीं तो कम खा लो, क्या जरूरत है ज्यादा खाने की? देश में बहुत काम है, वो करो। तो वो गलत वो करे, और अभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो ऑफकोर्स यही होगा। और अगर वहाँ पे हमारा हम जीतते हैं इसमें, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक शांति की स्थापना करेंगे और इसको एक अच्छा देश बनाएंगे, जो कि लोगों का जो हक है उसको वो मिलेगा। इस तरह की उसे नहीं कि आप सत्ता को चमकाने के लिए ये गलत चीजों का हम यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि इंडियन मीडिया जैसे जिस रात स्ट्राइक्स हो रही थी, वॉर की जो शुरुआत हो गई, कि पहले तो जैसलमेर पे हमला हुआ, बहुत सारी मिसाइल्स आई और हमारा जो S-400 है उसने बहुत सारी मिसाइल्स को वहीं पे ध्वस्त कर दिया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जम्मू में हुआ, पूंछ में हुआ। इंडियन मीडिया लगातार दिखा रहा था कि लाहौर में हुआ बहुत बड़ा धमाका, इस्लामाबाद में हुआ बहुत बड़ा धमाका। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो कह रही है कि भाई हम तो वहां पे नल्ली निहारी खा रहे हैं, हम तो वहां पे तो कोई ऐसा धमाका हुआ नहीं है। तो क्या क्या मीडिया बायस्ड है थोड़ी, या क्या मीडिया कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए भारत की जो मीडिया है वो एक्टिवली काम करती है। पहले हो जाता था इधर से उधर, बट आज के टाइम पे नहीं होता। आज के टाइम पे जो रियल है सिर्फ वही आपको दिखाती है इंडिया मीडिया। और पाकिस्तान की तो आदत ही है कि उनका होता कुछ और अगर वो मर भी जाएंगे तब भी ये नहीं कहेंगे कि हम मर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक ऐसा देश है जो पूरा लुट जाएगा ना तभी शांत बैठेगा, अदरवाइज वो नहीं बैठने वाला है। इतने झूठ बोलते हैं वो, आप सोच, मतलब बहुत झूठे हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं उनके झूठ की। जी। और ऑफ कोर्स वहाँ पे हमले किए गए हैं, लोअर में हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो तो अपनी तरफ से कुछ भी सब। हाँ, कुछ वीडियोस भी सामने आए थे सोशल मीडिया से जहाँ पे पूरा ब्लास्ट और टायर अलग जा रहा है गाड़ियों का। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ, अभी तो हम लोग एक मिड ऑफ वॉर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। बट एक चीज मेरे जहन में जो आती है सबसे पहली चीज, वो है देश की सिक्योरिटी। अब देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लोग तो मीम्स डाल रहे हैं कि S-400 जैसी चीज जो लेके आए हैं वो रशिया से, इजराइल से, मतलब हमारा टैक्स वसूल हो गया भाई। हम 18 नहीं बल्कि 36% GST देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी चीजें आ रही हैं कितनी लाखों जानें बच गई। तो कहने का मतलब है लगातार हमला तो पाकिस्तान की तरफ से भी हो रहा है, कहीं अगर कोई गलती होती है हमारी तरफ से भी तो बहुत सारी जानें जा सकती हैं। भविष्य में बीजेपी का क्या योगदान है नेशनल सिक्योरिटीज को लेकर? देखिए हमारी पार्टी ने पहले से इस पे पूरी तैयारी की हुई है। ठीक है, तैयारी करने के बाद ही हमने इतना टाइम लिया। अभी पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए 9 जगह, तो वो उसी में भड़क गया और उसमें उसने फायरिंग शुरू कर दी। पर हमारी पार्टी ऐसे नहीं करती, हम सोच विचार करके, क्योंकि जमीनी स्तर की हम तैयारी करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर इसका लॉस हुआ तो हमें, मतलब हम दोनों पक्ष का सोचते हैं, तब जाके ही हम डिसीजन लेते हैं। जो उसमें होश हम नहीं खोते। ठीक है। और अगर हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी इस चीज को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो बेटर से बेटर करेंगे। अच्छा, आपका राजनाथ सिंह जी से कैसा बॉन्ड एंड टर्म्स है वर्क वाइज? कैसे आप लोग मिलते हैं या किसी आप मिनिस्टर से? देखिए मैं मोस्टली जितने भी मिनिस्टर, मैं अपनी नहीं बताऊंगी, मैं सबकी बताऊंगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति से बहुत प्यार मिला है। अच्छा। सीनियर्स जितने भी लीडर्स हैं, और मोस्टली सब मुझे बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ। हाँ। तो इज्जत तो मुझे बहुत देते हैं और प्यार भी मुझे बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि वो पूरे प्रदेश को जोड़ के रखते हैं। उनका नेचर बहुत अच्छा है। अच्छा। और सबको इक्वली रखते हैं। अरे वाह। यस, तो वो सभी बहुत अच्छे इंसान है। अगर आप पार्टी से जुड़े हो तो सबको इक्वल रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भेदभाव का ऐसा कुछ नहीं। भेदभाव का नहीं है। अच्छा, ये वॉर में देखिए सरहद पे जो जाते हैं वो तो हमारे आर्मी वाले ही होते हैं। एज सिविलियंस भी सिर्फ एक पोस्ट कर पाएंगे उनके लिए,
गवर्नमेंट भी जो बन पड़ता है, जो पैसा है, जो जितना भी सक्षम कर सकते हैं आर्मी वाले को वो करते हैं, लेकिन सरहद पे तो हमारे आर्मी वालों को ही जाना होता है। एज बीजेपी पार्टी, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट और पार्टी में जो डिफरेंस है, पार्टी कैसे आर्मी वालों को सहायता पहुंचाएगी? देखिए, अगर इतना रिस्क उठा रही है हमारी जो सेना है, पहले तो मैं जो हमारी सेना उनको सल्यूट करती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के, अपनी जान को खतरे में डाल के खड़े हैं और इनफैक्ट रेडी है कि आप हमें भेजिए सर, हम इस काम को करके आएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो ऐसा सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स हम भी बेटर से बेटर सोचते हैं कि अगर इनको कुछ होता है 1% के लिए तो उनकी फैमिली का कैसे ख्याल रखा जाए, हर चीज़ को हम मतलब साथ में लेकर चलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हम बेनिफिट से ज़्यादा हम लॉस के बारे में भी सोच के चलते हैं। तो जो हमारी सेना है, उनका पूरा ख्याल रखा जाता है हर एंगल से। तो एज बीजेपी पार्टी मतलब उनकी फैमिली के लिए क्या क्या हो सकता है, उसकी कुछ तैयारियां हैं? देखिए, उसकी डिपेंड करता है उस टाइम पे, अभी ऐसा बोलना भी गलत होगा कि ऐसा हो सकता है, पर हाँ, अगर क्योंकि अभी तक तो हमारे भगवान यही चाहती हूँ कि किसी के भी साथ ऐसा ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो, क्योंकि वो घर चला रहा है, इनफैक्ट अगर वो कुछ भी नहीं भी करेगा तब भी फैमिली में बहुत मैटर है उसकी इम्पोर्टेंस। तो अगर वो उसको कुछ हो जाता है, पहले तो ऐसा ना हो पर फिर भी हो जाता है, तो ऑफकोर्स पार्टी उसके लिए कुछ ना कुछ सोचती है और ऐसा कुछ करते हैं कि उसके परिवार को, देखिए हम उनकी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते, पर ये कि थोड़ी आर्थिक मदद कर सकते हैं जी, ताकि उनकी कहीं ना कहीं कमी को हम पूरा कर सकें। ठीक है। ठीक है, मैं कुछ सवाल आपसे बीजेपी और उनके जो लीडर्स हैं हाँ से जी। रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि पूरे देश को बहुत उत्सुकता होती है जानने में कि क्योंकि हमारे लिए पहली बार पॉलिटिशियन स्टार्स हैं ये स्टार्स हैं, हमारे लिए सुपर स्टार्स हैं। पहले जैसे बॉलीवुड और क्रिकेट ही होते थे, अब वो जमाना आ गया है कि पॉलिटिशियंस भी सुपर स्टार्स हैं। मतलब लोग उनके फैंस में, उनके भक्त हैं, जो कि सही भी है क्योंकि उनके काम ऐसे हैं। योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिटिशियन है, बहुत सारे उन्होंने जगह के नाम जो है वो हिंदू नाम से कर दिए। आपका इसमें क्या मानना है? क्या इससे कोई लाभ है या फिर इससे नफरत भड़केगी, या फिर वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आपको उसका कोई जस्टिफिकेशन है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कार्य करते हैं वो अद्भुत है जी, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से यूपी में क्राइम को खत्म किया है, बिल्कुल। यूपी जैसे बड़े स्टेट को जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, पाकिस्तान से भी बड़ा है ऑफ कोर्स, जो कि कोई नहीं कर पाया था, वो सिर्फ हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कानूनी व्यवस्था को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अभी आपने कुछ जगहों के नाम बताए, मैं एक नाम ही ले देती हूँ। इलाहाबाद को जैसे कि उन्होंने प्रयागराज का नाम दिया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो इलाहाबाद का नाम पहले प्रयाग होता था, उसके बाद उसका इलाहाबाद रखा था किसी कारण के चलते। अब उसको उसका नाम वापस मिला, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सुबह का भोला अगर शाम को है तो उसे भोला नहीं कहते। और जो कि कोई नहीं कर पाया वो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जैसे कि राम मंदिर भी उन्होंने बनाया। बहुत सारी सरकार, क्योंकि मैं छोटी थी, मैं अपनी बताती, 3-4 साल की मैं रही होगी, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी तो न्यूज़पेपर में आया था कि आप अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दीजिए, हम राम मंदिर बनाएंगे। अच्छा, सामने से बोलती हूँ, उस टाइम पे मैं छोटी थी और मैंने इस चीज को पढ़ा था कि आप हमें वोट देंगे तो हम राम मंदिर को बनाएंगे। तो मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि राम मंदिर होता क्या है, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी। बट एक्चुअल में जब पता चला कि जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे मोदी जी ने कर दिखाया और योगी आदित्यनाथ जी ने कर पाया, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी से सब प्रभावित है। मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे प्रभावित नहीं हो। जो व्यक्ति ने पसंद नहीं करता वो उनके विपक्ष में हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव की सरकार में बहुत क्राइम होते थे? ऑफकोर्स होते थे, ऑफकोर्स होते थे। देखिए, वहाँ पे अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी आप पीएचडी कर लेते थे। आज के टाइम पे आप पीएचडी करके दिखाओ यूपी से, आपको पता चल जाएगा पीएचडी का मीनिंग क्या होता है। सीटेट के एग्जाम क्लियर करके दिखाओ, उस टाइम पे तो आप ये नहीं पता सीटेट के एग्जाम कैसे क्लियर हो जाते थे। जो आज के टाइम पे जो खेती में काम कर रहे हैं, मैं आपको जनरली बताती हूँ, खेती में काम कर रहे हैं वो पीएचडी करके बैठे हुए हैं। अच्छा, उन्हें पीएचडी का मीनिंग नहीं पता है, सबसे बड़ी बात ये। तो ये गलत है। आप जब तक बच्चा गिरेगा नहीं वो उठेगा नहीं, ठीक है, और उसका उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के उसी को घर देखना है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप एक बार ठोकर खा लो वो सबसे बेस्ट है, बट शॉर्टकट मत अपनाओ, ऐसा मेरा मानना है।
तो मतलब आपके कहने का मतलब है जब से बीजेपी आई है, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तब से क्राइम खत्म हो गया। उससे पहले मायावती की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार, दोनों के सरकार में क्राइम ही क्राइम थे। क्राइम ही क्राइम थे। और मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स है, जस्ट अभी मैं कुछ टाइम पहले उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने बताया कि मैं यूपी से हूँ प्रॉपरली। तो उन्होंने बोला अरे यूपी तो बहुत बेकार जगह है, वहाँ पे 10-15 साल पहले मेरा कोई फ्रेंड गया था, उसको पूरे तरीके से लूट लिया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये सोच आज के टाइम पे आप जाइए, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जी जी मैंने उनको ये बोला कि वो पहले के टाइम था, आप आज के डेट पे जाइए, बहुत अच्छा है। और क्राइम तो समझ लीजिए कि खत्म ही हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद भी यूपी से क्योंकि बिलोंग करता हूँ, और रात में भी अब निकलते हैं, ना किसी लूट मार का डर है, ना किसी तो ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफी सहायता की है विकास के लिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूँ आप एक उनकी जो आपको बेस्ट पॉलिसी लगी हो अब तक के सफर में एज प्रधानमंत्री, और एक जिससे आप बहुत पूर्ण तरीके से सहमत नहीं है कि नहीं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, भली प्रधानमंत्री जी हैं लेकिन मेरा ओपिनियन कुछ और कहता है। देखिए पहले तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे मैं सहमत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी करते वो बहुत सोच विचार करके सोच करते हैं, मतलब पॉलिसी की अगर बात करें, क्योंकि लाइकली जितना हम नहीं सोचते उससे ज्यादा वो सोचते हैं। ये बेशक उसमें तो हमारी सोच खत्म होती है वहां से उनकी थिंकिंग स्टार्ट। नहीं, जितने तो हम लोग की उम्र है उतना तो उनका करियर है, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जाहिर सी बात है। पर मुझे हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया नीति ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उससे युवाओं को शिक्षा एवं यूपीआई जैसे क्षेत्र में काफी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो वो मुझे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा आपको डिजिटल इंडिया नीति, हाँ वो ज्यादा बेनिफिट। कैश खत्म ही कर दिया है, करप्शन खत्म कर दिया है, नोटबंदी उन्होंने की थी, मुझे लगता है उससे काफी सहायता मिली, और पाकिस्तान वहीं से थोड़ा सा आर्थिक रूप से उसकी टांगे तोड़ दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल इंडिया नीति ज्यादा प्रभावित करते हैं, इससे युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में एवं यूपीआई जैसे तो काफी बेनिफिट। बहुत सारे ऐसे मीम्स बनते हैं, कमेंट्स आते हैं, और उससे ज्यादा जो गरीब हैं उनके मुंह से बहुत दफा सुनने को मिला है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप बीजेपी में आपको शायद ज्यादा मालूम होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमित शाह जी रीचेबल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है, उनसे मुलाकात बहुत ज्यादा एकदम इजीली संभव नहीं है आम लोगों की। और आम लोग कहते हैं कि भाई देखिए एट द एंड तो जनता के सेवक हैं आप लोग, और हमारी नहीं सुनेंगे गुहार तो आप और कौन सुनेगा। तो इसके बारे में क्या ये बात सच है कि क्या अमित शाह जी रीचेबल नहीं है? देखिए मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ प्रत्येक रूप से कार्य तो करती नहीं हूँ, ठीक है, उनको देखा है, किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उनको सामने से सुनती भी हूँ, ठीक है। वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति है, ठीक है। और पहले तो वो हमारे गृह मंत्री हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितना काम है। बिल्कुल ठीक है, कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट तो ये है नहीं कि आप मतलब कुछ भी ऐसा, और ऐसा नहीं मिलते हैं वो, बट डिपेंड करता है कि आपके काम क्या क्या है। हाँ सही बात है, किसी को कुआं साफ कराना हो थोड़ी ना मिलेंगे अमित शाह जी। तो अगर आपको नॉर्मली ऐसा मिलना है, तो वो एक, देखिए वो एक सीनियर पर्सन है, और आप सोच सकते हो कि उन्हें पूरा देश देखना है। और ऐसा नहीं है, माने जो गृह मंत्री जी वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति और बहुत सोच समझ के ही कार्य करते हैं। वो लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है कि कौन क्या है। आप अच्छे कार्य कीजिए, आप में टैलेंट होना चाहिए, कोई आपको कहीं तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी जी के बाद आप किसको देखती हैं बीजेपी में कि प्रधानमंत्री का सारा स्वभाव, सारे जो एक होते हैं ना कि भाई ये सारा टैलेंट, वो कौन एक व्यक्ति हैं जो आपको लगता है? देखिए मैं देखिए बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, हमारे देश का सवाल है, जनता का सवाल है। वो सोच समझ के दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही पहले तो मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल, मोदी जी की। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि आने वाले सालों साल तक हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। पहले तो मेरी ऐसी विश है, क्योंकि उनके उन्हीं से ही प्रभावित होकर मैं राजनीति में आई हूँ। तो मेरे लिए पहले गुरु मेरे वही है। बिल्कुल। तो पहले मैं अपने गुरु के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि वही रिपीट हो आगे भी। बट 1% के लिए, 1% के लिए मान लेते हैं भारत की अधिकांश जनता कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को भी उस रूप में देखती है, कहीं ना कहीं। पर वो तो बात की बात है। नहीं देखिए, हम तो खुद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो है बहुत लंबी उम्र हो, और जब तक मतलब वो धरती पर रहे वो भारत के प्रधानमंत्री के ही रूप में रहे। बिल्कुल। तो हम सबकी प्रार्थना है दिल से कि उनसे बेहतर प्रधानमंत्री हमको नहीं मिल सकता है। लेकिन क्योंकि एक समय आता है कि
आपको अपना राज्य किसी को सौंपना होता है, आपको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, आपकी जो टीचिंग्स हैं, आपका जो जो आपने सीखा है वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो आपको क्या योगी आदित्यनाथ जी में वो बात लगती है कि मैं जनता का भी थिंग्स बता रही हूँ, बट ये ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे बहुत ही सोच विचार करके व्यक्ति को चुना जाता है। जी अगर आप, जरूरी नहीं कि वही बने, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसे भी किसी व्यक्ति को ला सकते हैं जिसको हमने कभी देखा भी नहीं होगा या सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम उस व्यक्ति को लेके आ सकते हैं जो डिजर्व करता होगा। और संगठन की भूमिका एवं जनता की पसंद को भी महत्वपूर्ण रखा जाएगा, और पार्टी का जो भी मतलब जो भी डिसीजन होगा उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ, जनता, अधिकांश जनता योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करती है और चाहती है वो। ये तो हो गई जनता की बात। आप एज बीजेपी के मेंबर आप क्या चाहते हैं कि कौन बने? देखिए, बीजेपी में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे आप अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही है कि शायद वो किसी एक अननोन इंसान को खड़ा करके कुछ भी हो सकता है, ये पार्टी संभव है। लेकिन अगर आपकी इच्छा की बात की जाए कि नहीं, मेरी इच्छा तो एक ही है कि मैं मोदी, जब तक मैं हूं, मैं मोदी जी को देखना चाहती हूँ। वो तो बिल्कुल सही बात है। मैं खुद भी मोदी जी को ही देखना चाहता हूँ, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन एक समय, जैसे मैंने बोला कि आज से 40 साल बाद आप किसको देखना चाहेंगे, 30 साल बाद किसको देखना चाहेंगे? एक रिटायरमेंट की भी एज होती है। मोदी जी खुद भी कहेंगे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने देश को परिपूर्ण तरीके से डेवलप कर दिया है। अब जैसे वो जब कैसे गली के लड़के जब पतंग उड़ाते हैं तो छुड़ैया दे देते हैं, फिर डोर पकड़ा देते। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, आपने क्या कभी सोचा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे कोई व्यक्ति आएगा जो हमारे देश का इतना उद्धार करेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कृपा है। मुझे तो कभी लगता है वही कल के अवतार हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई व्यक्ति आएगा और यूपी का उद्धार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। तो ऐसा ही किसी व्यक्ति को चुन के लाया जाएगा जिसका किसी ने सोचा नहीं होगा और अनुमान नहीं लगाया होगा, बट होगा उसमें। मैं ऐसा चाहती हूँ कि उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसी ही छवि होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। सुधांशु त्रिवेदी जी में आपको एक प्रधानमंत्री दिखता है? मैं अनुमान नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि पार्टी का नहीं लगा सकती मैं। ये पार्टी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, और आप अनुमान लगाना वो गलत होगा, क्योंकि जनता की पसंद को भी इम्पोर्टेंट रखा जाएगा, और हमारी पार्टी में संगठन को, आरएसएस को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है। बिना सोच विचार के यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होते हैं। छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा कार्य है डिसीजन के। तो दो, क्योंकि आप भी बीजेपी में हैं, आप अभी बहुत यंग एज में, आपको बहुत ग्रो करना है बीजेपी में, आप आगे, और मुझे जहां तक ऐसा लगता है और मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप बहुत आगे जाएं। थैंक यू। अब आगे अगर आपकी क्या नीतियां रहेंगी, अगर दो में से किसी एक चीज को चुनना मजबूरी हो, धर्म या डेवलपमेंट, तो किसको चुनना चाहेंगे आप? देखिए, ऑफ कोर्स मैं विकास को चुनना ज्यादा पसंद करूंगी, और विकास को ही चुनूंगी, क्योंकि जो धर्म है वो निजी आस्था का एक हिस्सा है, ठीक है, और वो हर व्यक्ति के अंदर है, हर जगह पे है, ठीक है। अभी किसी का कुछ नहीं पता कि आप आज है कल नहीं है, पर विकास एक ऐसी चीज है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के काम आएगी। तो अगर हम विकास को चुनेंगे तो हम आगे जाएंगे, और हमें आगे वाली पीढ़ी का सोच के ही डिसीजन लेना है। तो मैं विकास को चुनना ज्यादा पसंद करूँ। और अगर हमारे धर्म पे कोई संकट आता है, जैसे कि ये वॉर का जो कारण बना पहलगाम में, ये संकट ही था एक तरीके से, बिल्कुल, है ना? किसी ने भी पूछा नहीं कि तुम कौन से एचपी में काम करते हो, एप्पल में, कहा हिंदू हो कि मुसलमान, तो संकट धर्म पे आ गया। तो उस स्थिति में आप, अगर आपको धर्म और डेवलपमेंट में से एक चीज को चुनना पड़े भविष्य में, तो किस पे ज्यादा ध्यान देंगे? देखिए, वो तो उस टाइम पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट अभी के अकॉर्डिंग मैं विकास को चुनना पसंद करूंगी, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है जी, और स्पेशली यूथ के लिए, ठीक है। और वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और ऐसी हरकत सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर कुछ करना नहीं होगा लाइफ में, वही धर्म का नाम। हाँ, जिसको लाइफ में कुछ करना है। मैं अपनी पर्सनल बताती हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इन सब में बिलीव नहीं करती। मेरे लिए इंसान अच्छा होना चाहिए, डज नॉट मैटर कि आपकी क्या कास्ट है। वाह। पूजा जी, आप बीजेपी में हैं, ऑपोजिशन के श्री राहुल गांधी जी, मैं एक सिचुएशन देता हूं, अगर उन्होंने समर्पण ही कर दिया कि भाई मोदी जी जितना अच्छा काम मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो खुद बीजेपी ज्वाइन करना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी बीजेपी ज्वाइन करें, उनको आप क्या पोजीशन देना चाहेंगी? राहुल गांधी जी खुद आपके एक्सप्रेशन नहीं बहुत कुछ बता दिया, कौन सा पद देना चाहेंगे? पहली बात तो वो जिस तरीके से बोलते हैं, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, ना ही मैं पर्सनली कभी राहुल गांधी जी से मिली हूँ, ठीक है। और
जिस तरीके से बोलते हैं तो लोग उनकी सुनने से मतलब बोलने से पहले ही भाग जाते हैं। अच्छा, वो जादू है उनमें। हाँ मतलब जैसे बोलते हैं तो वो ऐसे लोग छोड़ के भाग जाते हैं स्पीच, तो मतलब लोग उनको कम ही सुनना पसंद करते हैं, या तो वो बोलते अच्छा नहीं होंगे या फिर लोग सुनना नहीं चाहते होंगे। ऐसे मैं ये नहीं कह रही कि उनको बोलना नहीं आता, बट ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है। अच्छा, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सोनिया गांधी जी। अब मैं कांग्रेस, या अगर चलिए और स्पेसिफिक कर दें, मैं स्पेशली प्रियंका गांधी जी की अगर बात करूं, आप 1 में से 10 में क्या उनको रेटिंग देना चाहेंगी कि क्वालिटी ऑफ काम? देखिए प्रियंका गांधी जी से भी मैं पर्सनली कभी नहीं मिली हूँ, ठीक है। और दूसरा जिस तरीके से वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भाषा शैली में युवा अपील है, हम्म। ठीक है। पर कहीं ना कहीं वो अपनी वाणी को एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचा पा रही है। कहीं ना कहीं वो युवाओं को मोटिवेट करने का कार्य करती है, पर और उनका संगठन में भी वो भूमिका मुझे नजर नहीं आती है जो होनी चाहिए। या फिर हो सकता है कि उनकी जो मतलब पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है वो नहीं चाहते होंगे कि उनके ऐसा कुछ मतलब डिसीजन, बट उनकी वो भूमिका नजर नहीं आती, संगठन में भी नहीं आती है। पर हाँ, उनकी भाषा शैली में युवा अपील है, तो इसलिए मैं उनको 10 में से 4 अंक तो देना चाहूंगी। वाह, क्या बात है, 10 में से 4 आपने दिया है। ये तो जोमेटो भी अगर वो करती हैं तो शायद 6 मिलते, लेकिन देश चला रही हैं तो 4 मिला है उनको। यस। ठीक है। आप बीजेपी में हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं वो अपनी एक पार्टी चलाते हैं। वो उनका हमेशा से ब्लेम है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, जबकि उनके खुद के पार्टी के नाम में ही मोहनडन जुड़ा हुआ है। हम्म। आपको क्या लगता है कि क्या वो नफरत की आग फैलाना चाहते हैं देश में? मैं आपकी राय जानना चाहता बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं वो मुस्लिम यूथ को भ्रमित करने का कार्य करते हैं और अपनी सत्ता को चमकाने का काम करते हैं, ठीक है। आप जो हमारी मुस्लिम यूथ है आप बांटने का काम करते हो। अगर ऐसा होता तो जो अब्दुल कलाम जी है जी। उन्होंने इतिहास रचा है, वो भी तो एक मोमडन थे। आज भी अगर स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाता है तो बुक में उनकी स्टोरी है, उनके चैप्टर पढ़ाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे, और हमें भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। मैंने खुद इस चीज को पढ़ा, रीड किया है, और मैंने एक बार नहीं 12 बार इस चीज को रीड किया है, जी। ठीक है। तो वो उनकी थिंग्स हैं। आप अच्छे काम करें, यहाँ पे जाति को मैटर नहीं किया जाता है, यहाँ पे आपके काम को मैटर किया जाता है। वो और कई बार उनकी जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण भी पड़ती हुई दिखी है। वो कहीं वो सिर्फ कुछ टाइम तक ही सक्सेसफुल हो सकती है, पर परमानेंटली नहीं। आप यूथ को अगर वाकई में कुछ सिखाना चाहते हो तो देश से जोड़ने की बात सिखाइए, उनको आगे ले जाने की बात सिखाइए। और अगर आप इतने अच्छे हो तो मैं मान जाऊंगी आप एक ऐसे मोमडन पर्सन को लेके आइए जिसका कुछ है नहीं बैकग्राउंड, और उसको अपनी जगह बिठा कर दिखाइए। मैं मान जाऊंगी कि वाकई में आप उनके लिए सोचते, अपने लिए नहीं सोचते, तो वो रियल व्यक्ति मैं मानती हूँ। बौखला गए थे वो जब उनको बागेश्वर बाबा ने बोला था ये तो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, तो उन्होंने कहा अरे भाई डेमोक्रेसी का क्या होगा फिर? आपका एज बीजेपी मेंबर क्या मानना है, क्या ये हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए भारत को? बिल्कुल हो जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र आप किस सेंस में हो जाना चाहिए? क्योंकि सत्ता तो बीजेपी की है और राम मंदिर बन गया और हिंदू तो चल रहे हैं। देखिए देखा जाए तो जो भारत है मतलब यहाँ पे हम इक्वली सबको लेके चलते हैं, बट यहाँ पे सनातन धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। और मुस्लिम ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम हमारे भाई बहन है उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एक बार आप हमें गले से लगा के तो देखिए, हम आप पे अगर प्यार न लुटाए तो आप हमें कहना, ठीक है। आप अपनी तरफ से, पर उनकी भी गलती नहीं, उनको भड़काया जाता है अपनी सत्ता को चमकाने के लिए, जो कि विपक्षी दल पार्टी करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ओवैसी जी की बात हो ही गई है और वक्फ बोर्ड जो है बहुत, ओवैसी जी जो अपने मोर्चा में निकालते हैं और जो अपने मुस्लिम यूथ को बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो है प्रोटेस्ट करो। बत्ती बंद का प्रोटेस्ट चला था, पूरे बॉम्बे में चला था, पूरे देश में चला था। वक्फ बोर्ड के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि कितना सही कितना गलत? देखिए वक्फ बोर्ड पर करप्शन के गंभीर आरोप है, गंभीर से भी गंभीर आरोप है, ठीक है। वक्त जो प्रॉपर्टी होती थी वो लोग दान करते थे जिनका आगे कोई मतलब पीढ़ी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, उनका वारिस नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी वक्त पे के नाम करते थे ताकि वो उस प्रॉपर्टी का सही यूज हो पाए। और पर जो हमारी पहले की जो गवर्नमेंट रह चुकी है उन्होंने उसका गलत मिस यूज किया है। धोखाधड़ी से बहुत सारे लोगों ने अपने नाम की हुई है अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो कि मतलब 100 रुपए में 2-2 हज़ार रुपए में, और मतलब ऐसा कुछ ना कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो अभी जो ये बिल पास हुआ है
इसमें इस सब की जांच होनी चाहिए। अगर मैं युवाओं की दृष्टिकोण से देखूं तो इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पे गंभीर आरोप है। और पर इसमें किसी भी धर्म एवं जाति को बीच में नहीं लाना चाहिए, और इसकी जांच होके जो इसका सही रिजल्ट है वो जनता के सामने आना चाहिए कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वक्त में जो इलीगल जमीन है वो सरकार को मिल जाए, या वो उस पे मंदिर बन जाना चाहिए? नहीं, मंदिर की बात नहीं है। मोस्टली देखिए वो हमारे मोमडन भाई बहनों का उन पे हक है, तो उनको उनका हक उनसे बहुत छीना गया है, ठीक है, और ये उनके लिए ही है, उनको ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेंगे। तो इसमें मंदिर की नहीं, वो सिर्फ एक उचित कार्य के लिए यूज की जानी चाहिए, जो कि सबके काम आ सके, विकास के लिए काम आ सके, गलत चीजों के लिए नहीं। आप उस संपत्ति को अपने नाम बना के रख रहे हो, अपनी पीढ़ी के लिए यूज कर रहे हो, उस चीज के लिए नहीं है। उस संपत्ति पे सही चीजों का निर्माण होना चाहिए। अच्छा, यूथ डिबेट में अगर ओवैसी जी आपको बुलाना चाहें कि भाई डिबेट करनी है मुझे आपसे, जी तो आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। ठीक है। रीजन क्या है कि अगर ओवैसी जी मुझे बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई हाँ मुझे डिजर्व करती होगी, और अगर मैं जाऊंगी तो मैं अपनी भाषा शैली से जो वहाँ की जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करने का कार्य करूंगी। अगर मेरी 10 में से एक ये 2 यूथ ने भी मेरी बातों को गंभीरता से लिया तो मुझे लगता है कि वो एक सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक यूथ हूँ। और मुझे भी सीरियसली मैं आपको बोलूँ शोभित जी, आज की डेट में भी मैं अगर सही भी हूं ना, अगर मैं कुछ भी करती हूँ XYZ, तो मैं 10 लोगों से सलाह लेती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका लॉस क्या है। आपने इसका बता दिया, दूसरे से लूंगी, तीसरे से लूंगी, तो आपसे जब मुझे सलाह की जरूरत है, तो जो मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है अगर मैं उनको दे पाई तो वो मेरे प्लस पॉइंट होगा। पर मैं हमारे संगठन एवं पार्टी की मर्यादाओं को प्रथम रखूंगी और उसको ही मायने रखूंगी, मतलब उसको उसकी मर्यादा को प्रथम रख के जब ही कुछ आगे का स्टेप बढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं बढ़ाऊंगी। ठीक है। बीजेपी में क्या कोई एक ऐसा नेता है जो आपको लगता हो कि ये बीजेपी में नहीं होना चाहिए? ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप नेता बने हो तो आप अपने कार्य से बने हो, मैंने आपको नहीं बनाया है। क्योंकि आप पार्टी, ये बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप अपने काम से ही आगे जाओगे, बिना काम के नहीं। और अगर आप काम नहीं करोगे तो आप नीचे आ जाओगे, सिंपल सी बात है। तो आपको कोई भी ऐसा नेता नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप नेता बने हो तो आप अपने काम से बने हो, आपके अंदर क्वालिटीज थी। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता है कि आपको लगता है कि ये होना चाहिए तभी बीजेपी जीतेगी? ये होना चाहिए आप, जैसे जो लोग बहुत बोलते हैं कि राहुल गांधी है इसीलिए तो मोदी जी जीत जाते हैं। अच्छा, उधर कोई डिजर्विंग होता तो कंपटीशन। नहीं, अगर कांग्रेस का कोई नहीं भी होगा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत अलग है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होके हमारी जनता ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो उनके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका अस्तित्व से कोई लेना देना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी में आप सब लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। मैं बहुत सारे पर्सनली नेताओं को भी जानता हूं बीजेपी में। क्या ये बात सच है कि जो 4-5 सीनियर लीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं की चलती है, और जो बाकी के नेता नगरी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी एकदम नहीं चलती? क्या ये बात सच है? देखिए, जो पार्टी में ग्राउंड स्तर पे काम करते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं, एकदम से नहीं। अगर वो ग्राउंड पे तो धीरे धीरे उनकी पोस्टिंग की जाती है उनके कार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो पार्टी में यूथ लीडर्स होते हैं ग्राउंड स्तर पे जो काम करते हैं, देखिए यूथ के अंदर एक तो जोश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यूथ हर चीज को बहुत जोश के साथ करता है, ठीक है। अगर वो उसी जोश में कोई ऐसा डिसीजन ले ले जो पार्टी के लिए या पार्टी के हित में ना हो, ऐसा नहीं कि वो गलत ही लेगा, हो सकता है मे भी सही भी ले ले, बट ऐसा अगर 1% के लिए उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो इससे पूरी पार्टी का लॉस हो सकता है। पर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो ग्राउंड स्तर से लेके संगठन का काम करते करते उन्होंने 30 से 40 साल अपने पार्टी को दिए हैं, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे हैं, तब जाके पार्टी डिसीजन मेकिंग का पावर उनके हाथ में आई है, और वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जो पार्टी के हित में हो और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए उचित हो। तो कहने का मतलब है इसीलिए सीनियर्स ही डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी में वो सक्षम कोई हुआ तो देखिए, अगर आप सक्षम हुआ, अभी जैसे कि मैं तेजस्वी सूर्य जी है जो कि राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं हमारे,
तो वो अभी बैंगलोर से एमपी हैं, यंग है काफी। तो अगर आपके अंदर क्वालिटी हुई तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे। ऐसा नहीं है, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है, और पार्टी सब पे नजर रखती है, A to Z सब पे नजर रखती है। काम है तो नाम है। काम है तो नाम है, एब्सोल्युटली। अच्छा, क्या बीजेपी में कोई ऐसे नेता हैं जो पहले तो शुरू शुरू में भाई बड़ा जोश है कि नहीं हम ईमानदारी से काम करेंगे और सब कुछ, लेकिन एक पोजीशन एक पोस्ट आने के बाद एक बदलाव सा महसूस हुआ हो कि भाई जैसे होता ना कि कुर्सी मिल गई और हम भगवान हो गए, तो कोई ऐसा नेता है वहां पे? देखिए, ऐसे नेता मैंने देखा है कि कुछ जैसे उनको सत्ता मिल जाती है, जैसे ही वो कुछ बन जाते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। ठीक है। और पर ऐसे सभी लोग भी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं। मुझे लगता है बीजेपी में तो बहुत नाम मात्र के ऐसे होते होंगे, बाकी पार्टी में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। BJP एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे पार्टी में नहीं, मैंने मतलब मैं पार्टी का नाम यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, मैं एक जनरल बात। हाँ, जनरल बात बता रही हूँ कि ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो कि सत्ता मिलने के बाद समझते हैं कि हम ही राजा हैं। पर मेरा ऐसा मानना है, सच्चा और अच्छा नेता वो है जो ग्राउंड स्तर पे रह के कार्य करता है। क्योंकि आप भूल जाते हो सत्ता मिलने के बाद कि मुझे यहाँ किसने पहुंचाया है, आपको उस जनता ने पहुंचाया। एक बार आप उधर झांकने की बजाय इधर भी झांकिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। आप एक बार के लिए तो आपको सत्ता मिल गई, आप खुश हो गए, अगली बार के लिए क्या करेंगे आप? जनता को आप एक बार के लिए भ्रमित कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। तो हमारी जनता बहुत समझदार है। तो मैं हर पार्टी के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप किसी जिम्मेदारी पे है तो आप कार्य कीजिए, टैक्स सीट और ग्राउंड स्तर पे रह के कीजिए। मैंने ऐसे भी कुछ लीडर्स देखे हैं जो सत्ता मिलने के बाद भी ग्राउंड स्तर पे रहते हैं और कार्य करते हैं 24 घंटे। 24 घंटे उनके साथ तो ग्राउंड पे रहेंगे, साथ में अपने द्वार भी उनके लिए खुले रखते हैं। ऐसे भी मैंने लीडर्स देखे हैं। अच्छा, देश में बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज ने काम किया है। शिवसेना जैसी पार्टी, बाला साहेब ठाकरे का नेतृत्व उन पे था। मनसे जैसी पार्टी, राज साहेब ठाकरे का नेतृत्व था। तो बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? शिवसेना, मनसे और बहुत सारी अधिक पार्टीज ऐसी हैं जो अच्छा काम भी करती हैं। देखिए, बाला साहेब ठाकरे जी से तो मतलब मैं इतना मैं उनको पर्सनली कुछ जानती नहीं हूँ, बट हाँ, मैंने उनके बारे में बहुत सुना। तो मैं उनकी सच में बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और क्योंकि मुंबई जैसे शहर में उनका काफी नाम है, तो सीरियसली मैं आई रिस्पेक्ट कि भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित की बात करती है। ठीक है। और हमारी पार्टी का एक नारा है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है हम उसको पहला स्थान देते हैं, जो हमारी पार्टी है, जो हमारे संगठन का काम है, उसको हम दूसरे स्थान पर रखते हैं, हम खुद को तीसरे स्थान पर रखते हैं। तो जिस पार्टी की इतनी उचित विचारधारा हो उस पार्टी को आप ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहेंगे? तो पूजा जी, आप एक महिला हैं और बीइंग वुमेन कितना सेफ महसूस करती हैं आप पॉलिटिक्स में रहना? क्योंकि बीच में एक खबर हमको भी सुनने में आई थी कि एक महिला के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार हो गया था। वो आप पार्टी की थी, मैं उनका एग्जैक्टली नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो कितना सेफ महसूस करती हैं आप पॉलिटिक्स में रहना बीइंग अ वुमेन? अभी तो बीइंग अ गर्ल हैं आप, बीइंग अ गर्ल कितना सेफ महसूस करती हैं आप? देखिए, अभी मैं गर्ल हूँ तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा होगा, एज बहुत कम है सीरियसली। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी एज में मैं इतने अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ काम करती हूँ, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। और एक्चुअली मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, अभी मुझे ना तो गिनने से डर लगता है और ना उठने से डर लगता है। बिल्कुल, मतलब माइंड में ओपन करके चलती हूँ और सबको इक्वल तो मैं रखती हूँ, तो मेरी वो एक अलग है। बट जैसा कि राज्यसभा मेंबर, मैं नाम ही ले देती हूँ, स्वाति मालवाल जी के साथ ऐसा किया था, जो कि पूर्व में दिल्ली में सरकार रह चुकी है, उन्होंने ही अपनी पार्टी की मेंबर के साथ ऐसा किया, वो भी राज्यसभा मेंबर के साथ। ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसे ही पार्टी के लोग कर सकते हैं। ठीक है। और सेफ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हमारे पार्टी में रात भर महिला कार्य करती है। जब ऐसे कोई भी फंक्शन कुछ भी रहता है तो महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है कि उनकी कुछ भी भूमिका संगठन में एक होती है, तो वो उस चीज को तैयार करते हैं, मतलब कार्य करते हैं। तो रात तक भी कार्य करती है। तो सिर्फ वो उसी पार्टी में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। पर एक महिला होने के नाते अगर मैं बोलूँ तो देखिए, मैं स्वाति मालवाल जी के साथ, मतलब विपक्षी दल है, विपक्ष में पार्टी में है, तो उनके साथ बहुत गलत हुआ। किसी भी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूर नहीं कि वो राज्यसभा मेंबर हो, किसी को इतना हक नहीं है कि आप एक महिला का अपमान करें। आपको हक किसने दिया इतना? आपको बनाने वाली भी एक महिला है।
तो इससे पता चलता है कि आप महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं। अरे जब आप एक राज्यसभा मेंबर का सम्मान नहीं कर पाए तो क्या गारंटी कि आप अपनी घर की महिला का भी सम्मान करते होंगे, आप अपनी बेटी का भी सम्मान करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सिर्फ उसी पार्टी में हो सकता है, और मैं इसकी निंदा करती हूँ। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो स्वाति मालवाल जी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। तो चलिए हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, बहुत ही छोटा सा है। पहली बार किसी पॉलिटिशियन के साथ रैपिड फायर खेला जाए तो मेरे लिए भी बड़ी गर्व की बात है, वरना पॉलिटिशियन के साथ कहाँ रैपिड फायर, वो खुद ही इतना रैपिड में होते हैं। तो 5 सवाल पूछूंगा, एक एक वर्ड में आपको जवाब देना है, ओके। ठीक है? ओवैसी या केजरीवाल, किससे आप डिबेट करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स केजरीवाल। ऑफ कोर्स। क्यों? अच्छा बता भी दीजिए आप रीजन। देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली की मुझे राजनीति करनी है, तो दिल्ली में मेरी टक्कर केजरीवाल जी से है, तो इसलिए केजरीवाल। इसी से क्या ही लेना था। यस। एक बीजेपी का नेता जिसको आप पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं? ऐसा कोई नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक कांग्रेस लीडर जिसकी स्पीच सुन के आपको नींद आ जाती है? राहुल गांधी जी। अमित शाह या सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर किसी एक का आपको पीए बनना पड़े, किसका बनेंगे आप? मैं तो दोनों की बनना चाहूंगी। दोनों की पीए बनना ऑफ चाहिए। कोर्स। वक्फ बोर्ड या दिल्ली जल बोर्ड, आपके हिसाब से ज्यादा ब्लैक मनी कहाँ है? वक्फ बोर्ड। ठीक है पूजा जी, हमारे सवाल जवाब आज के बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहे। आपसे बात करके हमें बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी जानकारी हमको मिली। आप इतनी यंगेस्ट मेंबर ऑफ बीजेपी हैं, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही हैं, देश सेवा की तरफ बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्वान्वित, गर्व, सीना हमारा गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई हमारे देश की लड़कियां बहुत देश से इतना प्रेम करने लगी हैं। और आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट में आके? आप अगर आप कुछ 2 शब्द उसके बारे में भी बोलना चाहें तो आप बोल सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच शोभित जी, आपने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा आपने मुझसे इतने अच्छे से सवाल किए, तो उसके लिए तो वेरी थैंक्स। और मतलब आई मीन मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मजा आया, इसलिए बहुत इंटरेस्टेड है मेरे लिए। जी। अब तक का मुझे लगता है सबसे अच्छा मेरा पॉडकास्ट है। आई डोंट नो कि आपके यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मतलब वाइब्स अच्छी होगी, लाइक, बट सीरियसली मुझे बहुत मजा आया, और मतलब लाइक बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत मज़ा आया और बीजेपी के बारे में और बहुत जानकारी मिली। हम ये भी चाहेंगे कि आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें और देश की तो थैंक यू सो मच। करते रहिए। निस्वार्थ सेवा आप जो कर रही हैं, थैंक यू। बहुत नेक रास्ते पे चल रही हैं, और मेरा सारा जो कहते हैं कि साथ और सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच कि आप बीजेपी को इतना मानते, सीरियसली थैंक यू सो मच। तो जितने भी बीजेपी के सीनियर्स लीडर्स अगर इसको देखेंगे तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप जैसे अच्छे व्यक्ति की वाकई में हमें बहुत जरूरत है। हमेशा हमारा साथ जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।